हेलो, गुड आफ्टरनून, आदाब। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी में एक खास मेहमान से आपको हम मधु कराएंगे, जिनकी तस्वीरें अब से कुछ ही देर बाद आप टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। उन तस्वीरों के पहले मैं आपको बता दूं कि आज कानपुर के कमिश्नर से आपकी हम मुलाकात करवाने वाले हैं। उनसे मुलाकात कराने का मकसद ये है कि उन्होंने 1 साल कबल जब उनकी कानपुर में तकर्री हुई, उसके बाद से कानपुर के जो मेट्रो ट्रायल की पेशरफ थी उसमें तेजी आई। तो एक तरीके से इस मुहिम में उनका अहम किरदार माना जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, कई जिलों के उन्होंने कई जिलों की कमान संभाली है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ कोरोना दौर में एक सवाल बड़ा खड़ा हुआ और फ्रंट लाइन और वॉरियर ये तमाम लोग कहलाए। हालांकि डॉक्टरों के लिए तमगा रहा, लेकिन पुलिस महकमा और पुलिस अफसरान ने भी फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर कोरोना के दरमियान जद्दोजहद की, लोगों को सहूलियात पहुंचाई और इसीलिए उन्हें न्यूज़ 18 उर्दू सलाम करता है। और साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि प्रोफेशनल ज़िंदगी में चूंकि जब आईएएस बनते हैं तो उस वक्त उनकी पर्सनल ज़िंदगी के औराक को भी पलटने की ज़रूरत हो जाती है और साथ ही ये भी जानने की ज़रूरत हो जाती है कि इतने टफ शेड्यूल में वो अपने लिए वक्त कैसे निकालते हैं। इसीलिए हमने ख़ास तौर पर एक मेहमान को मदऊ किया है, जिनका नाम है डॉक्टर राजशेखर साहब, जिनकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको रूबरू हम उनसे करवाएंगे। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर राजशेखर साहब कमिश्नर कानपुर हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए से आप किस बैच के हैं आपसे हम पता करेंगे। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर तमोरिश कोले साहब, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे दरमियान जुड़ते रहे हैं, लोगों को ये मशवरा देते रहे हैं कि कोरोना के हवाले से कितना बेदार रहना है। आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं तमोरिश साहब। और चूंकि फेस्टिव सीजन है तो इस वक्त क्या क्या ख्याल रखने हैं ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे जा रहे हैं, लेकिन स्कूल खुलने के बाद चुनौतियां सामने आ रही हैं। कई बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो इस हवाले से हम कई सवाल करेंगे। लेकिन खास मेहमान का जैसे मैंने जिक्र किया, जिन्हें आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर राजशेखर साहब, जो कि आईएएस हैं। डॉक्टर राजशेखर साहब, ये डॉक्टर आपका मेडिसिन वाला है या फिर पीएचडी एकेडमिक वाला है, इस पर भी रोशनी डालिएगा। साथ ही मेरा सवाल आपसे ये कि चूंकि आप तो कई जिले की कमान संभाल चुके हैं और 1 साल कबल ही आपको कानपुर की जिम्मेदारी दी गई, सबसे पहली तरजीह जब कानपुर आपको मिला तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या था? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को स्वागत भी करता हूं और आपको और पूरा टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि सभी लोगों के साथ रूबरू होने का एक मौका मुझे मिला आप लोगों के माध्यम से। मुझे लगभग, जैसा आपने कहा कि 1 साल से थोड़ा ज़्यादा समय हो गया है अभी कानपुर में एज ए कमिश्नर। तो जब पोस्टिंग हुआ था मेरा जी तो मैं बिल्कुल जो है यहाँ के आने के लिए इच्छुक नहीं था। जी तो मैं सोच रहा था किसी तरह से जो है वो कैंसिल हो जाए, और क्योंकि हम लोग लखनऊ में थे, सेटल हुए थे, बच्चे सब बड़ा वहीं पढ़ाई कर रहे थे, तो हम लोगों का ये था कि ये कैंसिल हो जाए इस पे। और ये भी था कि इससे पहले 7-8 साल पहले मैं उन्नाव, जो एक नज़दीकी जनपद है, डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैंने काम किया है करीब 10-11 महीने। जी उस टाइम में भी हम लोग ज़्यादा जो है कानपुर नहीं आते थे। तभी जो भी कुछ भी काम होता था तो हम लोग जो है वो लखनऊ की तरफ ज़्यादा जाते थे, लखनऊ को ज़्यादा तवज्जो देते थे उस चीज़ों पे। बट ये है कि जब से 1 साल मैं आया हूँ और कानपुर में काम करना शुरू कर दिया है और कानपुर के लोगों को जानने का एक मौका मिला है और उनका जो है एक सेवा करने का मौका मिला है, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स है कानपुर में उसको नज़दीक से देख के उनको स्पीड अप करने का और उनको उनमें तेज़ी लाने का एक मौका मिला है। तो बहुत अच्छी लगती है कि कानपुर के लोग बहुत अच्छे हैं और जो एक प्यार मोहब्बत कानपुर में मिलता है, वो कहा जाता है कि वो लंबे समय तक जो है आपके साथ कैरियर में रहेगा। जी, आप उसे याद कर सकते हैं, उसको संजो के रखते हैं। क्योंकि आपने कानपुर की बात की और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आप कई जिलों की कमान संभाल चुके हैं, तो मेरा सवाल ये होगा कि चूंकि ईस्टर्न यूपी के कई जिलों की आप कमान संभाल चुके हैं, आपको इन तमाम इलाकों में कौन सा जिला आपको सबसे बेहतर लगा और खुद लगा कि नहीं, यहाँ पर ज़ाती ज़िंदगी ज़्यादा मुतासिर नहीं हो रही है, यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ पर काम करने की स्कोप भी बहुत है? देखिए, मेरा लगभग 17 साल का एक कैरियर हो गया है आईएएस में। जी
और इस 17 साल में ये मेरा 26वां पोस्टिंग है। हम्म। और उसमें 10 जिलों के जिलाधिकारी के रूप में भी मुझे काम करने का और जनता का सेवा करने का मौका मिला मुझे। तो इसमें अगर आप देखेंगे, क्योंकि हर काम का एक अलग महत्व होता है और हर काम में एक अलग इंटरेस्ट होती है चीज़ें। जी। होता है कि हम लोग की सर्विस में क्या था कि वैरायटी बहुत होती है, क्योंकि आज आप कोई चीज़ देख रहे हैं, कल को पता चला कि दूसरे कुछ देख रहे हैं, 6 महीने के बाद तीसरा कुछ देखेंगे आप इस पे। जो इसका एक्सपोजर जो है वो अलग अलग होता है और अलग अलग काम का या जिम्मेदारी का एक अलग महत्व होता है। बट अगर आप क्लब करेंगे कि जैसे जिलाधिकारी का काम एक नेचर का होता है जी। कि चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 19-20 थोड़ा फर्क होगा, बट अमूमन जो है ये होता है। जी। तो उसमें मैंने जो है 10 डिस्ट्रिक्ट में मुझे सेवा करने का मौका मिला। और उसमें लखनऊ के जिलाधिकारी के रूप में भी मैंने 2.5 साल काम किया। और इससे पहले जो है इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, उस पे महाकुंभ करने का भी मुझे मौका मिला वहाँ पे। जी। बट मैं कह लूँ जहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा मन लगता है, जहाँ पे जी। दिल लगता है कि आप काम करने का, जैसे कि मैं झांसी कहूँगा। झांसी डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा ये था जहाँ पे कि मुझे वाकई जो है काम करने का मौका मुझे वहाँ पे जो है एक कह लीजिए कि एक ऐसा माहौल। जी, आपके पास लौटेंगे, हमारे दरमियान बने रहें। राजशेखर साहब, डॉक्टर तमोरिश कोले साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तमोरिश साहब, जैसा कि हमने कुछ देर पहले कहा कि फेस्टिव सीज़न है, लेकिन लोग ख्याल नहीं रख रहे हैं और ये भी अंदेशा जाहिर किया गया है अगर लोग ख्याल नहीं रखेंगे तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। जी, आपने सही बताए। आज का अगर स्थिति देखें, हमारे जो इन्फेक्शन का जो आंकड़ा है वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आ रहा है। और अगर पूरा देश देखे तो इन्फेक्शन रेट कम है, लेकिन कुछ राज्य में इन्फेक्शंस बढ़ रहा है। जैसे कल मैं पढ़ रहा था अखबार में कि मिजोरम में सेंट्रल टीम भेजना पड़ा क्योंकि उनका इन्फेक्शन रेट्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथों साथ महाराष्ट्र में अहमदनगर पे भी ऐसे स्थितियां हो रहा है कि जैसे महाराष्ट्र का इन्फेक्शन कम है, लेकिन ये पर्टिकुलर प्लेस में इन्फेक्शन ज्यादा है। तो अभी जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, यहाँ पे सबको मिलना जुलने का जो इच्छा है वो हमारे अंदर पैदा होते हैं और हम चाहते हैं कि एक दूसरे से मिले और ये जो फेस्टिविटी को हम मनाएं। बट इसी के साथ कोरोना का खतरा ज़्यादा होता है और ज़्यादा हो जाएगा अगर हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ फेस्टिविटी इस साल तक मानना पड़ेगा और बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ये हमारा इम्तिहान का वक्त है, फेस्टिविटी सेकेंडरी है, ये मेरा मानना है। जी, ये बहुत अहम आपने बात कही कि ये वक्त है इम्तिहान का, केसेस ना बढ़ें, क्योंकि एक्टिव केसेस की अगर हम बात करेंगे तो 0.72% है अभी। लिहाजा तमाम लोगों को इस पर काम करने की ज़रूरत है। SOPs को आप फॉलो करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। फेस्टिव सीजन है तो लिहाजा आप बाहर भी ना निकलें। राजशेखर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सना, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी राशिका, जैसा कि हम कोरोना पर हम बात कर रहे हैं अभी, और जब आपकी तैनाती कानपुर में हुई, तबादला हुआ, तो उस वक्त कोरोना के दरमियान ही आपकी तैनाती अमल में लाई गई 1 साल कबल। मेरा सवाल ये है कि चूंकि कोरोना एक ऐसी चीज़ थी जिससे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, किसी को कोई तजुर्बा नहीं था, उस दरमियान काम करने में क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़े, खासकर पुलिस महकमे को? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस पीक टाइम था जब कोरोना बहुत एक कह लीजिए कि एक गंभीर रूप लिया था, और ये बिल्कुल सही है कि किसी व्यक्ति ने क्या, किसी समाज ने या किसी देश ने या विश्व ने पहली बार इस तरह का एक माहौल और एक मंजर देखा है कि जो एक भयानक माहौल था। फिर भी आप ये कह लीजिए कि जो भारत सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो समय पर जो कदम उठाए या जो सुविधाएं उन्होंने दी या जो निर्देश उन्होंने जारी किए, उसके चलते हुए ग्राउंड लेवल पे हर रिसोर्स को मोबिलाइज किया गया। हर जो है एक एक अधिकारी कर्मचारी जो सरकारी महकमे में था, प्राइवेट में डॉक्टर्स के टीम्स थे, हॉस्पिटल्स थे, मेडिकल कॉलेज थे, और जितने भी फार्मास्यूटिकल्स है, ये उन सबको जो है ये करते हुए जो रिसोर्स अवेलेबल था उसमें बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश की गई। मेनली अगर देखेंगे चैलेंज ये था कि कम रिसोर्स में, मतलब हम लोगों के जो हॉस्पिटल्स है, बेड्स है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, जो दवाएं हैं इसके लिए जो स्पेशल चाहिए, वो सब लिमिटेड संख्या में हैं, लेकिन जो पेशेंट्स की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा था। अब उसी में हमें जो है उस चीज़ को मीट आउट करना है कि जो है ये कैसे जो है बेहतर से बेहतर हम जो है उस चीज़ पे रिजल्ट दे।
तो वो एक बड़ी चैलेंज थी। और चैलेंज दूसरा ये भी है कि जो है हमें आम आदमी को एक विश्वास जगाना था, एक हौसला बनाए रखनी थी जी। कि डरने की कोई बात नहीं है। सरकार हर संभव मदद जो है वो कर रहा है, हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि बेहतर से बेहतर जो है हम लोग सुविधा कोरोना को हैंडल करने में बिल्कुल हैं। बिल्कुल। राजशेखर इलाज साहब, कुछ देर पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। डॉक्टर तमुरिश कोले हमारे दरमियान है, तो हम जानना चाहते हैं व्यूवर्स को के इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये डॉक्टर क्या मेडिकल वाला, मेडिसिन वाला डॉक्टर है या फिर आपने पीएचडी एकेडमिक का ये डॉक्टर है? सना, दोनों जो आपने कहा ये दोनों नहीं हूँ। और मैं एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस का मैं ग्रेजुएट हूँ 5 इयर्स का। अच्छा, और उसमें मैंने जो है कोर्स किया है 5 इयर्स का कोर्स। और ठीक। मतलब एक लगाव है एनिमल्स के प्रति, तो जी। वो तो हम उन लोग एनिमल्स के को लेकर आप कुछ कर रहे होंगे, ऐसा इम्कान किया जा सकता है। जब लगाव है तो जाहिर सी बात है इस ओहदे पर आप फायज हैं, तो मौका मिलता है ना कि आप कुछ कर सकते हैं एनिमल्स के लिए भी, लोगों के लिए भी। तो कुछ ऐसे खिदमात जो आप कर रहे हो ज़ाती हाँ, तौर इसका पर? ये लगा रहता है कि देखिए एक ओवरऑल आपको एक आइडिया रहता है कि उसके बारे में। और स्पेशली जब आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से आपने ग्रेजुएशन किया होगा या स्टडी किया होगा, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में थोड़ा आपका ज़्यादा ध्यान रहता है और पर्टिकुलर बिल्कुल। डिपार्टमेंट में क्या गतिविधियाँ हो रही, एक्टिविटीज़ हो रहा है, तो आपको थोड़ा उस पर रुचि रहता है। तो आप अपना स्पेशल उसमें जो है वो इनपुट्स दे सकते हैं, उसको थोड़ा बेहतर मैनेज कर सकते हैं चीज़ों पे। और उसी तरह से जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कानपुर में ज़ू है। जी। और ज़ू आप कह लीजिएगा उत्तर प्रदेश का बेस्ट जो है वो ज़ू है यहाँ पे। हम्म। अच्छा वेल मेंटेन्ड है। और इसका जो आप कह लीजिएगा जो टोपोग्राफी है और इसका ये जो आप कह लीजिएगा कि स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। उसमें जितने भी वहाँ पे वो जानवर रखे गए हैं जी। वो आप कह लीजिए कि नेचुरल हैबिटेट टाइप का आपको वहाँ पे एक एहसास होता है, एक फील होता है। एटमॉस्फेयर मिलता तो है। वहाँ पे हम लोग जो है अक्सर जाया करते हैं। अक्सर वहाँ के जो फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरीज के ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं और हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ ना कुछ उस सिस्टम को बिल्कुल, इम्प्रूव क्योंकि करके बेहतरी की उम्मीदें और बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है। ये कोशिशें करते रहना चाहिए। तमुरिश साहब, मैं आपके पास आऊँगी। चूँकि आज के केसेस की हम बात करें तो 22,000 एक्टिव केसेस हैं कोरोना के, लेकिन केरला और आप जैसा कि महाराष्ट्र की बात कर रहे थे तो मुंबई में भी केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। केरला और मुंबई में केसेस ज़्यादा बढ़ने की वजह आपको क्या लगती है, ये बताइएगा। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि बीएमसी ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। पहले तो ये हमको देखना पड़ेगा कि जो हमारा पहले पीक आया था जी। वो अप्रैल मई के आसपास आए थे। और आज हमारे पास जो प्रूफ है, काफी सारे स्टडीज हो चुका है, जो कोविड रिलेटेड जो इम्यूनिटी है वो मैक्सिमम 6 महीने तक रहता है, उसके बाद वो इम्यूनिटी कम होते जा रहा है। जी। ये एक कारण है। दूसरा कारण जो हमारे अंदर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने का जो डिसिप्लिन है उसमें थोड़ा गिरावट आया है। और जो ओवरक्राउडिंग और सोशल इंटरेक्शन थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है ज़रूरत के ज़्यादा। तो ये काफ़ी कारण से ये केसेस बढ़ने का चांसेस है, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो कई वजूहात हैं जिनका जिक्र तमुरिश कोले साहब ने किया। राजशेखर साहब, मैं आपके पास आऊंगी। आइए मिलकर सुलझाएं समस्याओं की गुत्थी, हेलो हिंदुस्तान, ये किस तरह की मुहिम थी? एक पेपर कटिंग में मैं देख रही थी कि उसमें इस मुहिम का जिक्र था। इसके बारे में बताएंगे आप व्यूअर्स को? हेलो, हाँ सना। राजशेखर साहब, आइए मिलकर सुलझाएं समस्याओं की गुत्थी, हेलो हिंदुस्तान, ये एक मुहिम, इनिशिएटिव आप लोगों की तरफ से शायद शुरू की गई थी। इस मुहिम के बारे में बताएंगे कि ये किस लिए थी, किन लोगों के लिए थी? हाँ सना, इसमें जब भी हम कोरोना की बात करते हैं तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है कि ट्रीटमेंट का, जिसको इलाज की जो भी सिम्टम जिसके पास भी आ गया तो उसको हम बेहतर से बेहतर इलाज दें उसका। और दूसरा पार्ट होता है कि एक रोकथाम का, जिसको हम प्रिवेंटिव कहते हैं। जी। तो प्रिवेंटिव की हम किसी चीज़ को होने से रोकने के लिए हमें आम जनमानस तक पहुंचना ज़रूरी है, जानकारी देना ज़रूरी है और सभी व्यक्ति उसके बारे में सभी चीज़ें जाने, तब वो बेहतर जो प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं। तो ये एक, क्योंकि पहली बार कोरोना आया था विश्व में, तो एक ऐसी एक गुत्थी थी कि जिसमें कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है कैसा है। क्योंकि जो रूप इसका प्रथम फेज में था, अब सेकंड फेज में वो अलग हो गया।
प्रथम इस फेज में जो सिम्टम था, सेकंड फेज में अलग सिम्टम्स थे, तो जी उस तरह से एक जो है कन्फ्यूजन की माहौल बनी थी। तो उसमें हम लोग जो है जो डॉक्टर्स थे और जो भारत सरकार से जो इनपुट्स मिलते थे समय समय पर इससे रिसर्च के, उसको लेके हम जो है आम जनमानस तक जाते थे, फिर उनसे हम उनको कन्विंस करते थे। उनकी कोई जिज्ञासा है, कोई समस्या है इसके या जानकारी चाहते हैं, वो हम लोग जो है उनके साथ हम उनको शेयर करते थे। प्लस एक कोर ग्रुप बनाया गया था कि जिसमें कि प्रशासन भी, अधिकारी भी थे, मेडिकल कॉलेज के भी थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के थे और एक्सपर्ट्स इसमें आए थे, और जो दवा बनाने के जो बड़े कंपनीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। तो सभी मिला के एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था कि जो कि इस तरह का कोई समस्या आ जाता है तो उसको आप कह लीजिए इनपुट्स उसमें देते थे, उसमें सुझाव जी। तो ये लोगों की सहूलियात के लिए, लोगों की मदद के लिए पुलिस महकमा जो है तत्पर रहा। और कोरोना में इसकी मिसाल हमने बड़े पैमाने पर देखी, मुल्क के हर गोशे में देखा कि जब सभी लोगों को घर में रहने की बात कही गई तो पुलिस महकमा और डॉक्टर्स फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह सामने नजर आए। राजशेखर साहब, आपसे ही सवाल ये करूंगी, चूंकि मैं कुछ देर पहले ही कह रही थी कि जाती प्रोफेशनल जिंदगी तो होती है, जाती जिंदगी भी होती है सिविल सर्वेंट की, और आपने उससे की कहीं ना कहीं मिसाल दी कि लखनऊ में जब आप सेटल्ड हो गए थे तो बच्चे किसी न किसी तरह से एजुकेशन को लेकर मुतासिर हुए, और इस इतने संजीदा पोस्ट पर काम करना और उसके बाद हैक्टिक शेड्यूल रहना, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालना किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं? साथ ही हैक्टिक शेड्यूल रखते हुए जाती शौक भी होते होंगे, तो उन्हें कैसे पूरा करते हैं आप लोग? हाँ, ये सना एक बहुत ही आपके लिए जी राजशेखर साहब, टाइप का एक सिचुएशन होता है कि और बैलेंस कैसे प्रशासनिक करते जिंदगी हैं? में क्या है, स्पेशली जो आप जिलाधिकारी, हाँ, में आप जो जिम्मेदारी निभाते हैं जी उसमें यूजुअली ये रहता है कि आप तीन पार्ट में हम इसको आप डिवाइड कर सकते हैं या इसको सोच सकते हैं कि एक वह किसी भी व्यक्ति का एक पर्सनल लाइफ होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। दूसरा होता है कि आपका फैमिली लाइफ, अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो एक फैमिली लाइफ की जिम्मेदारी आपको निभानी है। थर्ड है कि प्रोफेशनल लाइफ, जी कि आप कहीं काम कर रहे होंगे, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई करा रहे होंगे या कहीं बिजनेस कर रहे होंगे या सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, तो तीनों जो एक है पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इन तीनों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तीनों में सामंजस्य रखनी पड़ेगी, तभी आप तीनों में बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि एक भी अगर कहीं डिस्टर्ब हो जाता चीज़ें तो उसका असर अन्य इसमें देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सही है कि हम लोगों का जॉब जो है वो 24/7 टाइप का होता है कि कभी भी हम लोग अलर्ट मोड में रहते हैं और हर चीज़ जो आता है संज्ञान में उस पर हमें कार्रवाई करनी पड़ती है चीज़ें। तो स्पेशली क्राइसिस के टाइम में जब उस तरह का माहौल हो जाता है जैसे कोविड के टाइम में, तो फिर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो पब्लिक सेवा में देनी पड़ती है उन चीज़ों पर। तो उसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा डिस्टर्बेंस जो है फैमिली लाइफ में या पर्सनल लाइफ में आ जाता है। तो फिर भी लेकिन ये है कि उनको भी इस चीज़ के बारे में कन्विंस करते हुए जितना टाइम हो सकता है उनको क्वालिटी टाइम्स को हम कहते हैं कि उनको देते हुए उनको चीज़ों के बारे में समझाते हुए या उन्हीं के साथ हम लोग जो है काम करें तो जी बिल्कुल। एक बात ये भी कहा जाता रहा है कि अगर सिविल सर्विस में आप आते हैं तो अपनी हॉबीज, अपने शौक को आपको थोड़ा सा अपने से दूर रखना है, क्या ऐसा होता है? ऐसा तो आप कह लीजिए पूरा इसकी ज़रूरत भी नहीं है कि क्योंकि आपको उतना टाइम मिल जाता है या उतना टाइम आप निकाल लेते हैं कि जितना कि आपकी अगर कोई ऐसा हॉबी है। तो आपकी हॉबीज क्या ये है? होता है कि क्योंकि हॉबी को आपको परसों करना है, तो हम मेरा हॉबीज़ है कि स्पेशली मैं स्विमिंग करता हूँ और साइकिलिंग करता हूँ और उसके साथ साथ घूमने का बहुत शौक है। अगर कोई नया चीज़ मैं देखूं या नया जगह देखूं तो एक ये रहता है कि वहाँ जाए देखूं क्या चीज़ें हैं, कुछ एक्सपोज हो जाऊं उस चीज़ों के लिए, अपने आप को ये रूबरू हो जाऊं उस चीज़ों से। तो एक ये हॉबी रहता है। बिल्कुल, रिफ्रेशमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर साइंस भी ये कहता है कि स्ट्रेस अगर आपको है तो स्ट्रेस बस्टर की ज़रूरत होती है, तो कोई ना कोई तरीका हो सकता है। तमुरिश कोले साहब इससे इत्तेफाक रखेंगे। तमुरिश साहब, जैसा कि स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग मामला है, वालिदैन जो हैं, सरपरस्त जो हैं, वो तशवीश में मुब्तला हैं क्योंकि कोरोना पॉजिटिव केसेस उनमें नज़र आ रहे हैं, चाहे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से हों। कैसे तवाज़ुन बरकरार रखा जाए, कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि अब बच्चे भी अब मुतासिर हो रहे हैं।
बहुत बड़ा बैलेंसिंग का चीज है, क्योंकि एक तरफ अगर स्कूल में ना जाए बच्चे, काफी दिन हो गया बच्चे स्कूल में नहीं गया है, तो उनके मानसिक जो एक स्ट्रेस होता है वो ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि घर से पढ़ाई लिखाई करना उनका हैबिट्स में नहीं है जी और बाहर खेलना और ये सब एक चुनौती एक तरफ है। दूसरा तरफ कि स्कूल में जाए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करना छोटे बच्चे के लिए थोड़ा सा दिक्कत का चीज है, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे से मिलते हैं, खेल करते हैं, तो इसको बैलेंस करना बहुत ही एक डिफिकल्ट चीज है। तो इसके मैं मानता हूं कि इनका जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है ये कैसे ये फॉलो करे, ये पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टीचर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लगातार इनके साथ बातचीत करके इनको समझा कि जब तक स्कूल में रहे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का फॉलो करते हुए जितना भी स्कूल का कार्यक्रम है वो कंप्लीट करते हुए फिर वापस आ जाए। जी और ये भी मैंने देखा है क्योंकि स्कूल जा रहे बच्चों पता नहीं है ना कि वो बच्चों में कैसे आ रहा है, इस टीचर से आ रहा है या फिर वहाँ प्यून से आ रहा है, वहाँ दूसरे मुलाजमीन से आ रहा है, और वो बच्चे आकर फैमिली से मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग मामला है। हाँ, मैं उसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो डिसीजन है ये वॉलेंटरी हिसाब से छोड़ दिया गया है, ये पेरेंट्स के ऊपर डिसीजन है कि स्कूल में भेजे या ना भेजे। तो काफ़ी कुछ बच्चे स्कूल में जा रहा है, पर ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि घर से ही पढ़ाई लिखाई कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस साल भी एंड तक ऐसे ही जाएगा और नेक्स्ट ईयर से इस स्थिति में सुधर आएगा। ठीक है राजशेखर साहब, आप चूंकि आपकी 17 साल की सर्विस है, आपने कुछ देर पहले कहा, डीएम के तौर पर आप कौन कौन से ज़िले में अब तक इन 17 सालों में तैनात रहे जहां पर आपको काम करने का मौका मिला, और जहां पर आपने कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स टाइप के सरकार के जो काम किए हों जो आपको याद रहते हैं कि हमने ये बेहतर किया? मैं जैसे पहले भी बताया था सना आपको कि 10 डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी के रूप में काम करने का मुझे मौका मिला जी। और कोशिश ये है कि कुछ जो स्टार्टिंग में जो जिले थे वहाँ पे कुछ सीखने को ज़्यादा रहता है कि मैं आपको सीखना पड़ता जी को, बट एक आध दो डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आप एक बार क्या 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 काम होता है और कैसे काम की जाती है। बिल्कुल, पैटर्न आपको पता हो जाता है कि कैसे काम करना है, आगे कैसे चलना है। राजशेखर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अपनी बात रखें, शायद आपका से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तमुरिश साहब, आपने बात ये कही कि बच्चे जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूल नहीं गए तो स्ट्रेस में रहे, और इस बीच वो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन दूसरा ख़तरा तो उनके सामने है ही है कि कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। पेरेंट्स ये सवाल करते हैं कि आखिर वो क्या करें, इधर जाएं या फिर उधर जाएं। बच्चों को अगर स्कूल नहीं भेजते हैं तो उनकी तालीम, उनकी पढ़ाई मुतासिर होती है, और अगर भेज रहे हैं तो उन जान के खतरा हो रहा है। तो ऐसे भी इस हालात में, क्योंकि हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस भी चले, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का उतना आउटकम नहीं आ पाया, तो एक डॉक्टर क्या मशवरे देगा फैमिली को? देखिए, ये उम्र के साथ ये डिसीजन चेंजेस होता है। जो बड़े बच्चे हैं जिनके ऊपर हम एक डिसिप्लिन लगा सकते हैं और उसको समझा सकता है, उनके लिए स्कूल जाना आसान है और वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते हुए स्कूल का कार्यक्रम जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। बट जो छोटे बच्चे हैं उसके ऊपर हर पेरेंट्स का डिसीजन अपने अपने लेना पड़ेगा कि अगर स्कूल जाना सेफ नहीं है अभी तो स्कूल ना भेजे। कुछ मेरा ये अपना मानना है कि और 2-3 महीना वेट किया जाए, क्योंकि अभी हम थर्ड वेव का बात कर रहे हैं और उसके बाद देखना पड़ेगा स्कूल भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते, क्योंकि छोटे बच्चे के ऊपर ये डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल है। फिर वो जिम्मेदारी जो है टीचर्स के ऊपर आ जाता है जी। और खास करके बहुत ज्यादा बच्चे एक साथ चले गए तो कोविड का स्प्रेड होने का चांसेस है। बच्चे के अंदर भी है और जैसे आपने बताया टीचर और बाकी स्टाफ से बच्चे के ऊपर भी इन्फेक्शन आ सकता है। बिल्कुल। राजशेखर साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं, आपका ताल्लुक हमसे मुनक़ता हो गया था। सॉरी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था सना। तो जैसा आप कह रहे थे कि जो मेरा एक जर्नी रहा है एज जिलाधिकारी के रूप में, ये लगभग मैं कुल मिला के 10 डिस्ट्रिक्ट में जिलाधिकारी रहने का और काम करने का मुझे मौका मिला, और लगभग टेन्यूर अगर आप लेंगे तो लगभग 11.5 साल के आसपास मैं जिलाधिकारी के रूप में विभिन्न जनपद में काम किया हूँ चीज़ों में।
इसका शुरुआत जो जर्नी हुआ तो भदोही से हुआ था, और भदोही में बहुत ही शॉर्ट पीरियड का था। जी उसके बाद फिर उन्नाव के जिलाधिकारी के रूप में काम किया है, और वहाँ पे नवाबगंज बर्ड सेंचुरी को फिर से हम लोगों ने उसको मूल स्वरूप या आपके लीजिए जिंदा करने का कोशिश किया, और इसका एक बेहतर परिणाम भी मिला था हम लोगों को। जी और उसके साथ फिर झांसी में मैं लगभग 2 साल जिलाधिकारी के रूप में काम किया हूँ, और वहाँ पे एक ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम एक ये किया था कि जन सुविधा के नाम से। जी वो बहुत पॉपुलर हुआ, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको अडॉप्ट किया है, और आज के डेट में क्या ऑल ओवर बात है। इंडिया जो है वो सिस्टम चल रहा है इन चीज़ों पे। और उस एक जो लोकल इनिशिएटिव था वो एक नेशनल लेवल पे बहुत रिकॉग्निशन उसको मिली थी उस चीज़ों पे। जी और उसके साथ साथ फिर मुझे उसके बाद जिलाधिकारी मुरादाबाद के रूप में काम करने का मौका मिला, फिर जिलाधिकारी जालौन और पीलीभीत, जी, तो फिर ये कहा जा जिलाधिकारी। सकता है कि यूपी के ज्यादातर हिस्सों में आप काम कर चुके हैं। आप ऐसे ही काम करते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, हमारी यही दुआ है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू को। तमुरिश साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया लोगों को मशवरे फराहम करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।